अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सक्रियान जमल और आज हम बात करेंगे सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। थोड़ा सा कंपलसरी को भी देख लेंगे, उसके बारे में जो मेरे मशवरे हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मोस्टली ऑप्ट किए जाते हैं उनके बारे में हम अपनी राय देंगे कि स्कोरिंग ट्रेंड किस तरह का रहा है और मेरे मुताबिक आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए। आपकी राय उसके बारे में डिफरेंट हो सकती है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के अपनी एक अच्छी जजमेंट के बेस पे या अपना जो नॉलेज है, जितनी मेरी असेसमेंट है उसकी बेस पे आपको ऑनेस्ट और खुलूस से दिल से मशवरा दे सकूं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम सी एस एस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। उनको हम दो तीन चीज़ों की बेसिस पे देखेंगे। लेट अस गेट इनटू द वीडियो और चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं साथ साथ लिख के आपको बताता जाऊँगा। जी, तो वी हैव ऑप्शनल। सबसे पहले हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जी। कंपलसरी सब्जेक्ट्स को आप ज़ाहिर है ऑप्ट नहीं कर सकते, ये तो आपने करने ही करने हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इंग्लिश ऐसे पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते ही ऐसे में। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है पास हो जाते हैं। ऐसे जो है वो एक ऐसी नामुराद चीज़ बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें फेल होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको ऐसे पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइंस और इंट्रोडक्शंस लाजमी लिखें। फुल लेंथ ऐसे चाहे आप बहुत ज़्यादा ना लिखें, 5-6 लिख लें बस, दैट शुड बी सफिशिएंट। लेकिन जो वैसे उनकी आउटलाइंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग है, दैट इज़ द प्रैक्टिस के आप 3 घंटे के अंदर ओवरऑल कितना लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन आता है। अच्छा, मेरी आज तक प्रेसी कम्प्रीहेंशन कभी फेल नहीं हुई और आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू पास इट इन मीडियोकर में भी मार्क्स। तो उसकी एक रीज़न ये है कि मैंने कभी भी इसका कोई पोर्शन स्किप नहीं किया। वोकेबलरी जो है मेरी अखबार वगैरह से या दूसरी चीज़ों से बनी हुई थी, बुक्स वगैरह से। तो उसके अलावा बाकी सारे ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रेसी, ट्रांसलेशन, कम्प्रीहेंशन, प्रेपोजिशंस, पंक्चुएशन, सारा कुछ जो है वो मैं रिवाइज करके जाता था, याद करके जाता था। तो उसका यही नतीजा है कि मैं हर दफ़ा उसको पास कर चुका हूँ। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं वो दो तीन चीज़ें मिस कर देते हैं। चलें जी, वोकेबलरी को बिल्कुल ही छोड़ दिया, या फिर इडियम्स नहीं याद करने, पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं याद करने। फिर जब वो चीज़ सामने आती है और नंबर जो है वो 40 के अराउंड बन रहे होते हैं, फिर उस वक्त पछतावा होता है एग्जाम में बैठ के कि यार थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं ना, तो ये 40 से ऊपर इजीली चले जाने थे। ठीक है जी। तो ऐसे के ऊपर एक प्लेलिस्ट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसी तरह प्रेसी के ऊपर भी प्लेलिस्ट नई बनाई है, उसमें भी आप वीडियोस देख सकते हैं उनके। अच्छा, जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा ना, इधर इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, लाइक इधर करके तकरीबन, या यहाँ पे करके ना, इस साइड पे आपको आई का बटन शो हो रहा होगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे उन प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। स्पेशली इन दो के, और तीसरा लिंक आपको मिल जाएगा जनरल एबिलिटी का भी इसी जगह पे। ठीक है जी। तो जनरल एबिलिटी यानी मैथ्स जो है उसकी भी काफ़ी लंबी सारी प्लेलिस्ट जो है आप सबके लिए फ्री बना के रखी हुई है। आप उसको कर लें और प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जनरल एबिलिटी में। उसके अलावा जनरल साइंस जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के नंबर कटते नहीं है। इसके ऊपर अगर आप फोकस कर ले तो इसके नंबर श्योर ही श्योर हैं कि आपके आने ही आने हैं। बहुत अच्छा पेपर हुआ हो, आप 75-80 प्लस भी ले सकते हैं। सो आई रिकमेंड यू टू वर्क ऑन जनरल साइंस एंड एबिलिटी वेरी मच, ताकि आपके नंबरों का जो गैप है वो कम हो जाए। दूसरे पेपरों में चले आपने मेहनत करनी ही करनी है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका कोई एक पेपर जो है वो हिट होता है, टारगेट होता है, तो उसका स्टिल आपका 20-15-20 नंबर का जो गैप है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी कवर कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। और इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कोर्स और जनरल साइंस का भी जो कोर्स है वो हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। मेरी बात तो हो गई है। आई होप के वीडियोस मुझे मौसूल होना शुरू हो जाएं, तो वो नेक्स्ट वीक से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप वो भी देख सकते हैं, साथ साथ उधर से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी इस दफ़ा अच्छा ट्रेंड रहा, और पाकिस्तान अफेयर्स में भी अच्छे नंबर आए। 58-60 आर कंसिडर्ड वेरी गुड मार्क्स इन पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। अदरवाइज नॉर्मल जो मार्क्स हैं वो 45-47 के अराउंड रहते हैं। तो काफ़ी लोगों के 58, 57, 59, 65, 62 इस तरह से आए हैं। तो इस दफ़ा इसका भी ट्रेंड अच्छा है, और इस्लामिक स्टडीज़ भी कोई टारगेट नहीं हुआ। सो ऑल इज़ गुड इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर एस से। ठीक है जी। ऑप्शनल्स पे आते हैं जो कि हमारा मेन फोकस है।
अच्छा जी, इनकी जो रेटिंग है वो हम तीन फैक्टर्स की बेस पे करेंगे। नंबर वन वी हैव स्कोरिंग ट्रेंड। ठीक है जी, स्कोरिंग ट्रेंड कैसा रहा 2023 में इसका, स्पेशली 2023 कह लें या एक दो सालों का आप कह सकते हैं। फिर दूसरा है जी उसका सिलेबस कितना है, आया कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो उसको आधा स्टार या बिल्कुल कोई स्टार नहीं देंगे हम। एंड थर्ड वी हैव उसका क्या उसको कहते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी या फिर प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो। ठीक है जी, इन तीन चीज़ों की बेस पे हम इन ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को एनालाइज कर रहे होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स जो कि टेक्निकल इन नेचर हैं या बहुत स्पेसिफिक फील्ड्स के हैं उनका आपको खुद को बेहतर पता होता है। और फॉर एग्जांपल अब केमिस्ट्री जो है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री में बीएस है और एमएस में भी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं रखते। उसकी रीज़न ये है कि उसका सिलेबस बहुत लंबा है और पेपर में भी मार्क्स कम मिलते हैं। सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जिनका मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर उनकी डीएमसीज भी मैंने देखी हैं, तो आई विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज पॉसिबल। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है आप इसमें 160 भी ले सकते हैं। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते। जिनका इकोनॉमिक्स मेजर होता है ज़्यादातर वही लोग इसको ऑप्ट करते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स मेजर है और आपकी ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पे, देन यू कैन गो फॉर इट। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस भी थोड़ी सी लंबी फील्ड हो जाती है और सिलेबस इसका आई थिंक ज़्यादा है। और प्रोग्रामिंग आपको पता नहीं उधर लिखनी पड़ती है क्या है वो, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। लेकिन अगर आप पास पेपर्स देख के 2-3 साल के ये नतीजा निकालते हैं कि यू कुड स्कोर मे बी 140-150 इन दोज पेपर्स, देन यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज ना जाए। ठीक है जी। पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जनाब स्कोरिंग ट्रेंड इस दफ़ा लो रहा, तो हाफ मार्क्स में इसको इसमें दे देता हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पेपर भी जो है, अच्छा इस साल भी और पिछले साल भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था और मार्क्स इसमें कम रह रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में मेरी अपनी रिजर्वेशन हैं कि अब पॉलिटिकल साइंस थोड़ा थोड़ा टारगेट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट वी है सिलेबस। तो सिलेबस इसका माकूल सा है, उसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली कवर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कवर करना है। अगर आप स्मार्टली करते हैं या फिर पास पेपर्स को देख के करते हैं तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। और प्रिडिक्टेबिलिटी के लिहाज से पहले तक तो ये प्रिडिक्टेबल था और स्टेबल था, लेकिन इस वक्त जो है ये इतना कोई प्रिडिक्टेबल या फिर स्टेबल सब्जेक्ट नहीं है। सो आई हैव माई रिजर्वेशंस अगेंस्ट पॉलिटिकल साइंस। मे बी फ्यूचर में जाके या नेक्स्ट ईयर अगर बच्चे इससे डरते हैं तो उससे फिर आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर कम बच्चों के पेपर आएंगे और वो अच्छे होंगे तो एग्जामिनर उनको मार्क्स ज़्यादा दे सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी साल टारगेट होता रहा है जी, तो लेकिन इस वक्त वो स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिहाज से आई वुड से 3 और 4 यानी 75% मार्क्स इसको दे सकते हैं आप। फिर इसका सिलेबस जो है वो भी माकूल सा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ उसमें एक्स्ट्रा रीडिंग्स आपको करनी पड़ती हैं, तो आई वुड से कि आप इसका सिलेबस ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंस जितना ही है। एंड देन वी हैव स्कोरिंग ट्रेंड, तो 2022 और 23 दोनों में इसका स्कोरिंग ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा है, सो उसके लिए आप इसको 1 नंबर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर में से इस वक्त जो बेहतर चॉइस है वो आईआर है, लेकिन अगेन व्हाट फ्यूचर होल्ड्स वी डू नॉट नो। तो अभी हम सिर्फ गैस ही लगा रहे हैं या फिर अभी की हम कंडीशन की बेस पे आपको बता रहे हैं हमारा एनालिसिस क्या है। फिज़िक्स, फिज़िक्स जनाब बहुत सारे लोगों को डस चुकी है 2022 में, और उसकी वजह से फ़िज़िक्स वाले भी फ़िज़िक्स से दूर भागते हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड फ़िज़िक्स एट ऑल। आई नो सर्टन पीपल के जो फ़िज़िक्स पढ़ाते भी थे एंड उन्होंने बाद में अटैम्प्ट जब दी तो उन्होंने फ़िज़िक्स नहीं रखा, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हुआ था और इसमें जो गिरना है ना, जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट। सिमिलरली केमिस्ट्री भी नहीं। अप्लाइड मैथ और प्योर मैथ अगर आपको आता है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इस ग्रुप में से जियोलॉजी जिनका मेजर है इंजीनियरिंग वगैरह वाला और जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है वो जियोलॉजी रख सकते हैं इस ग्रुप में से, अदरवाइज कोई और सब्जेक्ट इस ग्रुप में से मुझे समझ नहीं आता। नेक्स्ट वी हैव अनदर ग्रुप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 52, 58, 59 इस तरह करके मार्क्स मैंने देखे हैं, विच आर प्रिटी एवरेज मार्क्स, यू कैन से कि स्टेबल है, ना इसमें कोई फेल होने का खतरा है और ना
कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का खतरा है। ठीक है जी। तो सिलेबस भी इसका आप लोगों को बखूबी पता है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं या जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई है, वो ऑलमोस्ट माकूल सा सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। और स्कोरिंग ट्रेंड भी ठीक ही रहा है, 3/4 आप इसको दे सकते हैं स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से। एंड देन वी हैव स्टेबिलिटी भी, तो ये हमेशा से ही स्टेबल ही रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हलचल नहीं हुई, तो 3/4 आप उसको भी कह सकते हैं। अगर आपने ऑप्ट करना है, आपने बिजनेस एड पढ़ी हुई है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो गेव मार्क्स इन द रेंज ऑफ 58 to 60 या फिर 51 से 60। ठीक है जी। जिनके बहुत अच्छे पेपर हुए थे या जो अच्छे मार्क्स नज़र आए हैं वो 58-59 के अराउंड है, और जो नॉर्मल से हैं वो 51-49 इस तरह करके नज़र आ रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अगेन स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिहाज से आप 3/4 इसको दे सकते हैं, और सिलेबस इसका थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के साथ मैच करता है, तो वो आपका काम थोड़ा बहुत कम हो जाता है। एंड देन वी हैव स्कोरिंग ट्रेंड, तो अगेन बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इट इज़ फेयरली गुड फॉर यू। ठीक है जी। क्योंकि जो बहुत नॉर्मल या वीक स्कोरिंग ट्रेंड हम उसको कहते हैं जब कोई सब्जेक्ट जो है वो एवरेज हमें दे रहा हो, लाइक 40, 41, 42, बस इधर तक रह रहा हो, तो वो भी अच्छा स्कोर नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों के मार्क्स जो हैं वो 50s की रेंज में है, देन दैट शुड बी कंसिडर्ड अ गुड सब्जेक्ट, और आपको उसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। आप उस पर ज़्यादा काम करते हैं या फिर जितना गुड डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है जी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज अगेन एक नॉर्मल रहने वाला सब्जेक्ट है। इस ग्रुप पूरे को ही आप कह सकते हैं कि ये 50s की रेंज में रहा है। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं और सारे ही ऑलमोस्ट स्टेबल हैं, कोई सच इशू भी नहीं है। गवर्नेंस सारों की डोमेन्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो आपको पसंद आता है आप वो रख सकते हैं। ये स्टेबल सब्जेक्ट्स हैं, कोई इनमें से टारगेट नहीं हुआ, ना ही बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हैं किसी के। नेक्स्ट वी हैव द हिस्ट्री ग्रुप। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जो है वो इस दफ़ा हिस्ट्री के लिहाज से, हिस्ट्री के ग्रुप्स जो हैं वो मशहूर होते हैं कि वो 70s में या इवन 80s में मार्क्स दे रहे होते हैं। तो अगर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जो है वो इस दफ़ा 50s में रही है, तो आई वुड नॉट कंसिडर इट अ गुड सब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है जी। और पास्ट में भी ये 1-2 साल जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इसमें काफ़ी लो स्कोर रहा है, तो स्टेबल भी नहीं है, और सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो ये आपको पाकिस्तान फेज में हेल्प करती है, बट इसका जितना ज़्यादा सिलेबस है और फिर जितना ये रिस्की है, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ वर्थ द एफर्ट। ठीक है जी। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, अगर आपकी इस्लामियात है या इस्लामियात में मेजर है, या आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ले लें, क्योंकि इसमें 70s में मार्क्स मैंने इस दफ़ा देखे हैं। 2-3 DMCs थी, और उनमें से एक दो शायद 71-72 पे थे, एक 67 पे था, विच इज़ प्रेटी गुड स्कोर इन दिस हिस्ट्री ग्रुप। बाकी जो सारी हिस्ट्रीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी ज़रा डिस्टर्ब ही रही हैं, जैसे कि आपको यूरोपियन हिस्ट्री और यूएसए हिस्ट्री मिलती है। ये मेजॉरिटी जो है वो 30s की रेंज में रहे हैं, 31 से लेकर 39 तक गए हैं। एक तो 44 वाले भी थे। एक यूरोपियन वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पता नहीं गलती से उसने 17 की बजाय 71 लिख दिया था एग्जामिनर ने। कहा हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग रहे हैं, तो इनके बारे में भी रिजर्वेशंस हैं। मे बी दिस इज़ अ वन टाइम थिंग, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री हमेशा से ही स्टेबल रही है। ठीक है जी। यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो स्टेबल रही है, लेकिन इस दफ़ा उसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो बहुत लो रहा है, बहुत वीक है। सो इसलिए स्कोरिंग ट्रेंड में उसको देते हैं हाफ मार्क्स, एंड उसकी स्टेबिलिटी के लिहाज से 3/4 दे लें। मे बी नेक्स्ट ईयर ये जंप अप कर जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो किस्मत की बात है। और उसके अलावा इसका सिलेबस जो है, सिलेबस आईआर को कम्प्लीमेंट करता है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपके काफ़ी अच्छे तैयार हो जाते हैं व्हेन यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, या यूरोपियन हिस्ट्री आपने तैयार की हुई है, तो आपको हिस्ट्री की काफ़ी चीज़ों को पता होगा। पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, फिर सब कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ें हैं, या फिर यूरोपियन पेनिनसुला जो है उस पर क्या क्या हो रहा था। तो दैट गिव्स यू एन एडवांटेज इन करंट अफेयर्स। तो आई वुड से कि अगर आपने ऑप्ट करना है, देन गो फॉर इट। लेकिन
अगली बात किस्मत की है कि वो कैसे आती है। इस ग्रुप में से अगर कोई दो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, तो वो है जी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, और दूसरा सब्जेक्ट है जी ब्रिटिश हिस्ट्री, जो कि बहुत थोड़े लोग ऑप्ट करते हैं। और मैंने सुना है कि ये काफ़ी सेफ सब्जेक्ट भी है और काफ़ी छोटा सब्जेक्ट भी है और इजी भी है, कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं। जिस तरह आपने अमेरिकन हिस्ट्री तैयार करनी है, उसी तरह आप ब्रिटिश हिस्ट्री भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव जेंडर स्टडीज़ वाला ग्रुप। इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज़ दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। दोनों को जनाब स्टेबिलिटी के लिहाज से हाफ मार्क्स देंगे, क्योंकि ये इस साल तो इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं, ठीक है जी। नो डाउट स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से 1-1 आप इनको कह सकते हैं। लेकिन जो इनकी स्टेबिलिटी है वो बहुत थोड़ी है। पहले भी एक एक दो दो साल में ये मशहूर था कि एक साल में जेंडर स्टडी ज़्यादा मार्क्स देगा, इन्वायरमेंटल साइंस टारगेट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा अगले साल। लेकिन इस दफ़ा दोनों ही अच्छे मार्क्स दे गए हैं। दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट, सो आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू। और सिलेबस भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा किसी का भी नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस भी अगर आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। जेंडर स्टडीज़ जो है वो मशहूर है कि 7-8 दिन में भी हो जाती है। सो इनमें से अगर आप कोई भी करना चाहें आप कर सकते हैं, बट अगेन देर इज़ अ फैक्टर ऑफ इन अनप्रडिक्टेबिलिटी या फिर इंस्टेबिलिटी इन दीज टू सब्जेक्ट्स, सो यू शुड हैव एन आई ओपन फॉर दोज एज वेल, ठीक है जी। बाकी सारे इसमें सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर वाले लिटरेचर रख सकते हैं, उर्दू वाले उर्दू रख सकते हैं। बाकी भी ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से टेक्निकल हैं, सो मेक योर चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। आगे आता है जी लॉ वाला ग्रुप, जो कि एक और मशहूर ग्रुप है। जनरल लॉ जो है बहुत कम लोग रखते हैं, और मैंने शायद कोई डीएमसी भी नहीं देखी कि जिसमें लॉ जनरल रखा हो। द रीज़न इज़ कि उसमें आई थिंक पीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और फिर पुलिस एक्ट वगैरह भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो लोग इतना ज़्यादा रिवाइज करने की बजाय वो कहते हैं कोई एक सब्जेक्ट है उसको किसी एक बुक से अच्छी तरह तैयार करके तो हम दे देंगे, एंड दैट शुड डू इट। तो वो उनकी अपनी परसेप्शन है, इसलिए लॉ के बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा डाटा भी नहीं है, और ना ही इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा रहनुमाई है। सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आते हैं, तो ये एक हाईली स्टेबल सब्जेक्ट है, बहुत कम नंबरों की तरफ नहीं जाता, ठीक है। सिर्फ एक दफ़ा हुआ है कि ये फेल करवाने की तरफ लेके गया है, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 30s या 40s में रहे हैं। अदरवाइज ये मार्क्स एवरेज देता है, लाइक इन द रेंज ऑफ 45 to 60। जो बहुत अच्छा पेपर करके आता है 57 58 इधर तक उसके नंबर आ जाते हैं। अदरवाइज एवरेज पेपर को भी 45 50 के अराउंड मार्क्स मिल जाते हैं। सो आई वुड से कि स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से ये 4/5 कर लें आप, यानी कि 80%, 80% रिकमेंडेड, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिहाज से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर अगर उसके सिलेबस की अगर आप बात करते हैं, तो सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस से मिलता जुलता है। अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस है, आप उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख सकते हैं, और दे कम्प्लीमेंट ईच अदर। काफ़ी सारा काम आपका थोड़ा कम हो जाएगा। मे बी उनको लिखने का स्टाइल या अटेम्प्ट करने का स्टाइल आपका थोड़ा डिफरेंट हो, बट रेस्ट अश्योर्ड आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। तो सिलेबस के हवाले से आई वुड से गो फॉर इट। इंटरनेशनल लॉ अगेन एन अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट। कुछ सालों में ये नंबर देता रहा है, कुछ सालों में एवरेज दिए हैं, और कुछ सालों में बिल्कुल ही नहीं दिए। इस दफ़ा नंबर इसने बहुत दिए हैं जी। स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से आप इसको 1 नंबर दे सकते हैं, लेकिन जो इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी है वो हाफ है। कोई पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर ये बिल्कुल ही हिट हो जाए और बिल्कुल ही मार्क्स ना आए। एंड अगर आप इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस भी इसका काफ़ी है, कोई थोड़ा सिलेबस नहीं है। तो 3/4 आप इसको सिलेबस के हवाले से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। इसमें भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर भी रखा हुआ है और साथ आपका लॉ का बैकग्राउंड है, तो आई वुड से कि यू कैन गो फॉर इट। बट देन अगेन यू कैन नॉट फाइंड अ टीचर फॉर इट बाई इजीली। कोई मुश्किल से ही बंदा मिलता है जो कि मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हो। इसी तरह अब ये आपकी वैल्यू जजमेंट है कि आपके पास टीचर है या आप खुद उसकी बुक से पढ़ सकते हैं या नहीं। सिमिलरली मर्केंटाइल लॉ है जी। मर्केंटाइल लॉ इज़ फॉर द बिजनेस मेजर स्टूडेंट्स, जिनका बिजनेस में होता है, तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसको अटेम्प्ट करते हुए ये देख लीजिएगा कि आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप कितनी है। अगर ग्रिप है अच्छी है तो फिर आप इसको रख सकते हैं,
नंबर ये भी 50s की रेंज में दे रहा है। सो अगर आपने इन बाकी सारों का रिस्क नहीं लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं रखना और दूसरों का रिस्क नहीं लेना, फिर आप मर्केंटाइल लॉ रख सकते हैं। बिजनेस वालों की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिमिनोलॉजी पहले अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन इस वक्त जो है उसको नज़र लग चुकी है और इस दफ़ा उसको 30s की रेंज में मार्क्स दिए गए हैं। प्रोडिक्टेबिलिटी के लिहाज से आप इसको कह सकते हैं हाफ मार्क्स, और इसी तरह बहुत थोड़े नंबर आए हैं स्कोरिंग ट्रेंड में भी इसको आधे नंबर, लेकिन सिलेबस में ये काफ़ी अच्छा है। सिलेबस इसका बहुत छोटा सा है, तो उसके हवाले से ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव फिलोसफी। फिलोसफी जनाब, एक तो सिलेबस उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, और स्पेशली ये चीज़ है कि इसको आपको समझना पड़ता है या इंटरप्रटेशंस वगैरह करनी पड़ती हैं, तो मे बी सिलेबस के लिहाज से कोई इतना अच्छा नहीं है। 3/4 आप इसको कह सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्टेबिलिटी और स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इस दफ़ा स्कोरिंग ट्रेंड फिलोसफी का बहुत अच्छा रहा है। आप इसको ईज़िली ऑप्ट भी कर सकते हैं। और जो इसका सिलेबस हो गया, स्कोरिंग ट्रेंड और प्रिडिक्टेबिलिटी, एक साल आई थिंक 2022 में या उससे पिछले साल एक दफ़ा हिट हुआ था, अदरवाइज़ ये हमेशा स्टेबल ही रहा है। सो उसके लिए भी 3/4 ही ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं और आप पढ़ सकते हैं तो देन गो फॉर फिलोसफी, दिस इज़ रिकमेंडेड हेयर। एंड लास्ट ग्रुप में से मोस्टली लोग क्या क्या चूज़ करते हैं जी? मोस्टली लोग रीजनल लैंग्वेजेस चूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग जनाब पंजाबी रही है, उसके बाद पश्तो, ठीक है जी, ये सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे आती है आपकी सिंधी। बलोची पता नहीं किसी ने रखी नहीं है, या जो जिन्होंने रखी है उन्होंने मुझे डीएम से सेंड नहीं की। खैर, द पॉइंट इज़ के पंजाबी में काफ़ी ज़्यादा स्कोर मिला है, 78, 79, 80, 80 प्लस वगैरह, और बाकी रिलेटिवली थोड़े से लो स्कोरिंग रहे हैं। जर्नलिज्म एंड मैथ कम्युनिकेशन उनके लिए है जिनका मैथ्स का उनका बैकग्राउंड है, बट ऊपर वाले ये वाले सब्जेक्ट्स रखने में मेरी अपनी रिजर्वेशन हैं। द पॉइंट इज़ के सोशोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे भी पेपर लोग करके आए हैं, बट स्टिल वो 60 के अराउंड रहे हैं, ठीक है। अब जो पंजाबी का बहुत अच्छा करके आया और उसकी राइटिंग भी अच्छी है, तो वो 75 प्लस पे तो लाजमी गया है। सो 10-15 नंबर का फ़र्क यहाँ पे पड़ रहा है, तो आई वुड से कि आप स्कोरिंग की तरफ जाएं। मे बी आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा याद करनी पड़े या उर्दू में लिखनी पड़ती है पंजाबी, तो वो तो थोड़ा सा तकल्लुफ़ तो करना पड़ता है, बट ये 10-15 नंबर जो है ये आपकी गेम बना सकते हैं, बजाय ये कि आप सोशोलॉजी या फिर जोग्राफ़ी रखें। साइकोलॉजी जो है ये अच्छा सब्जेक्ट रहा है, इसमें स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया है, और ये हमेशा से ही स्टेबल भी है, स्टेबिलिटी में भी दे सकते हैं आप इसको। और इसका सिलेबस भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 3/4 दे सकते हैं। मे भी छोटा ही हो आप, एक साइकोलॉजी और पंजाबी, ये दोनों इस ग्रुप से मैं रिकमेंड करता हूँ। तीसरा अगर सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करूँगा तो वो है जी एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप बिल्कुल ही पंजाबी नहीं पढ़ना चाहते या आप साइकोलॉजी की तरफ भी नहीं माइल होते, फिर तीसरी चॉइस है कि आप इस ग्रुप में से एंथ्रोपोलॉजी रख लें। इजी सब्जेक्ट है, शॉर्ट सिलेबस है, और बाकी स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से भी नॉर्मल ये रहता है, ये नहीं कि स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा ऊंच नीच नहीं करता। So this was a comprehensive video on all the subjects जिनके ऊपर मुझे DMCs नज़र आई और जिनका मैं एनालिसिस कर सकता था, जिनमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, या फिर इकोनॉमिक्स है, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, या प्योर मैथमेटिक्स है, उसके बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं। एंड आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स रख रहे हैं, इनमें से अपने कॉम्बिनेशन जो है वो नीचे कमेंट्स में लिखते हैं। एंड ऑल्सो सेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो कि अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने में अभी भी कंफ्यूज हैं, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। मे बी ये एनालिसिस जो है उनके काम आ जाए और वो अपने सब्जेक्ट्स जो हैं थोड़ा सा ईजीली चूज़ कर सकें, एंड इट कैन हेल्प देम इन देयर चॉइसेस। And may Allah be with all of you, and I wish you all best of luck for your upcoming attempt. बाकी मैं आजकल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी इसलिए हूँ क्योंकि CSS स्पेशल की भी अटैम्प्ट आ रही है, और फिर CSS के रिज़ल्ट के बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं वो SS की वैल्यूएशंस करवा रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, but I'll try to keep up with you guys here. See you soon in the next video. मैं आपसे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।